बहुजन हितैषी बनने की आखिर मच गई है होड़। राहुल गांधी की क्या है जाति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मानसून सत्र जारी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, मतलब खासतौर पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की। इन तीनों पार्टियों की आपस में जो कहासुनी हुई, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस वक्त वायरल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, इन्होंने राहुल गांधी पर जो तंज कसा, और इसी का जवाब अखिलेश यादव ने भी मांगा। क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सबसे बड़ा बहुजन हितैषी साबित करने में जुटी हुई है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सही में ये तीनों राजनीतिक पार्टियां इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है? क्या उनके सुख दुख और तमाम तरीके से हितों को लेकर उनकी जो नीयत है वो पाक साफ है? ये तमाम चीजों को हम जानने समझने की आज की चर्चा में कोशिश करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हमारे चैनल नेशनल चौपाल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमें अगर फेसबुक पर देखना शुरू कर चुके हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आप हम अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस विशेष चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करें। सबसे पहला सवाल करने से पहले, आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, वो मैं तमाम दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि संसद में आखिर किस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। सबसे पहला मैं प्रतिक्रिया दिखाना चाहूंगा अनुराग ठाकुर इनकी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उसके बाद जो है राहुल गांधी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और अखिलेश यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपके साथ रूबरू करेंगे। जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो ये सबसे पहला बयान है अनुराग ठाकुर इनका, और उसके बाद अगला बयान आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ राहुल गांधी इनका। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? नहीं जाती का सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाए। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। स्पीकर सर, सर माइक नहीं है सर, माइक यहाँ से नहीं जाती का सर, मैं नाम ले दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। यहाँ पर आपने बयान सुना है राहुल गांधी इनका। सबसे पहले मैंने आपको बयान सुना है अनुराग ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उस बयान पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई, और उसके बाद अब तीसरी मैं प्रतिक्रिया साझा करने जा रहा हूं अखिलेश यादव इनकी। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? तो ये तीनों बयान आपके साथ हमने साझा कर दिया है, और इसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और एक के बाद एक तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यही है स्नेहा जी आपसे कि
जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, इनके माध्यम से जो टिप्पणी की गई है, जो कहीं ना कहीं ये बात साबित करने के में पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाए हुए है कि बहुजन समाज का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो होड़ है ये वास्तविकता में बहुत ज्यादा कारगर है, या फिर ये जो होड़ है ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही की जा रही है? जी देखिए पराग जी, ऐसा है कि इसके पहले भी हम इस प्रकार के मुद्दे पर पहले बात कर चुके थे जी कि असली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादी, इस किस्म के विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जी अभी हाल ही में जिस प्रकार से जाति पर बात हो रही है और जाति पर राहुल गांधी जिस प्रकार से बोल रहा है कि जो जाति की बात करता है वह गाली खाता है, तो राहुल गांधी की ये जो बात है इससे कहीं बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। जी राहुल गांधी जब जब जाति की बात करते हैं, राहुल गांधी को पहले समझ नहीं आता था कि किस मुद्दे पर बात करनी है। जब राहुल गांधी को समझ आया, या फिर राहुल गांधी ने जिन लोगों को हायर किया जो उनके स्क्रिप्ट बनाते हैं, उन लोगों ने बताया कि इन मुद्दों को अगर आप इन मुद्दों पर बात करते हैं तो आपको ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी। और हाल ही में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से सवाल कर रहे थे, जो सवाल एक समय बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक किया करते थे, आज वही सवाल जो है चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भी यह समझ आया कि जब तक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात ना होगी तब तक उनकी बात को तवज्जो नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने ये स्क्रिप्ट पकड़ी, ये लाइन पकड़ी, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो हम बार बार बताते हैं कि जाति जनगणना ये बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। ये जाति जनगणना के कारण ही माननीय कांशीराम साहब ने संसद का घेराव किया था, मंडल आयोग लागू करने की बात कही थी। तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को अब अडॉप्ट किया गया कांग्रेस के माध्यम से। लेकिन अर्थशास्त्र के सिद्धांत का एक जिक्र हम करना चाहेंगे इस चर्चा के दौरान पराग जी, कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट एक बार जैसे फेमस हो जाता है या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे सफल प्रोडक्ट का एक डुप्लीकेट आता है मार्केट में, ताकि वो जो सफल प्रोडक्ट है उसको जिस प्रकार से सफलता मिली है, उसको जैसे लोकप्रियता मिली है, तो उसके डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसको भी वैसे ही मिले। तो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज के सारे लोगों के मुद्दों को उठाया, सारे मुद्दों को इकट्ठा किया और उस पर तमाम प्रकार के विचार विनिमय हो चुके हैं, चर्चा सत्र हो चुके हैं, डिस्कशंस हो चुके हैं, सदन में हो चुके हैं, सदन के बाहर हो चुके हैं। और 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांशीराम साहब कई बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बहन मायावती जी सदस्य रही हैं। तो ऐसे में ये सफल प्रोडक्ट है बहुजन समाज पार्टी, और इस सफल प्रोडक्ट ने फुले शाहू बाबा साहब के विचारों का एक केमिकल बनाया और उस केमिकल से बहुजन समाज को जोड़ा, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को उसका लाभ मिला। कांग्रेस का जो छिटकता जनाधार रहा, उन्हें लगा कि अब अगर इसे जोड़ना है तो भाई दलितों को लेना पड़ेगा साथ में, पिछड़ों को साथ में लेना पड़ेगा और आदिवासियों को साथ में लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये कांग्रेस का बेड़ा गर्क होने से बचाने के लिए राहुल गांधी इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि आज के इस जो मामले में देखी गई है जाति पूछने वाला मामला, ये जाति पूछने वाला मामला कई बार तो हमें कुछ चीजें स्क्रिप्टेड भी लगती हैं कि आखिर जिस राहुल गांधी को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्पेस मिल रहा है, वह स्पेस क्यों मिल रहा है, और
क्यों दिया जा रहा है इतना स्पेस? तो ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड भी लगता है, शक होता है हमको कि ऐसे इस प्रकार से स्क्रिप्टेड तो नहीं है। दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से आपने पूछा है, तो ये एक बहुजन समाज पार्टी का एक प्रोडक्ट है, जो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महापुरुषों के विचारधारा और बहुजन समाज के मान सम्मान, आत्मसम्मान की बात करता है। आज के तारीख में उसी पर राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम भी इस पर बात करेंगे तो हमें भी इसी प्रकार की लोकप्रियता मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल कितना भी ओरिजिनल कितना भी छुप जाए, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो उसकी उसकी परख हो जाती है। और जो डुप्लीकेट होता है वह हाल ही में अंत में वह रद्दी ही साबित होता है, बिना किसी काम का साबित होता है, भले ही वो विज्ञापन के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से अपने आप को अच्छा प्रोडक्ट बताने की कोशिश क्यों ना करें। पराग जी, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो राजीव गांधी पर जो सवाल निशान खड़े करते हुए जो अनुराग ठाकुर देखने को मिले कि उन्होंने बताया कि राहुल कैसे गांधी जी राजीव गांधी के वक्त उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान कैसे आरक्षण का विरोध किया गया, किस तरीके से उन्होंने आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी जो स्पीच राजीव के जरिए दी गई थी। तो ये भी इतिहास को जो गिनाने की कोशिश की गई है, और जो कहने की जाति का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जो लोग अपनी जाति तक नहीं जानते वो जाति का जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ये मुद्दा बन रहा है कि अब जाति को लेकर जो कहने के संसद के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, जिसको क्योंकि कैटेगरी के आधार पर ही चर्चा होती है, दलित आदिवासी पिछड़ा हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर इस तरीके का टिप्पणी भरे संसद में करना ये कितना सही और गलत लगता है? जी पराग जी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप सवाल दोहराएं जाति पर। जी जाति को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, अनुराग ठाकुर का जो दावा है, जो कांग्रेस ने एक लंबे समय से आरक्षण का विरोध किया, जातिगत जनगणना का विरोध किया, आज वो लोग जातिगत जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, जिनके माध्यम से हमेशा से ही इस मुद्दे को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुजनों को अपनी हितैषी साबित करने में लगी हुई है, और इधर कांग्रेस अपने आप को बहुजनों का हितैषी साबित करने में लगी हुई है। क्या लगता है इस दोनों पलड़े में बहुजन समाज जो है पिसेगा, या फिर कहीं न कहीं जो अपना एक नया रास्ता निकालेगा? देखिए पराग जी, जाति की जो राजनीति है, भारत के अंदर संपूर्ण राजनीति जाति पर आधारित है। और ये जो जाति का जो फैक्टर है वह, उसको ये कहा जाता है कि ऐसी जो कभी जाति नहीं वो है जाति। और ये सवाल हमेशा से बहुजन समाज के लोगों को पूछा गया कि आपकी जाति कौन सी है। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को हर बार ये पूछा जाता है सामाजिक, और जब उनके व्यवहारिक जीवन में हर शख्स को ये पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या, और उसके आधार पर ये सुनिश्चित होता है कि आपका सम्मान होगा या आपका अपमान होगा, या फिर आपको कितने स्तर का तवज्जो देना है, क्या लेवल होगा वो तवज्जो का, क्या रिस्पेक्ट की क्या लेवल होगी, वो अगर डिसाइड करना है तो वो आपकी जाति पूछी जाती है। आज राहुल गांधी जो कि सवर्ण है, और जब सवर्णों को जाति पूछा गया तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके अंदर एक अलग आक्रोश देखने को मिला जब सवर्णों से जाति पूछी गई। हालांकि जाति जो है वो पूछे जाने के बाद जिस प्रकार से रवैया देखने को मिला अखिलेश यादव का भी, आज के तारीख में आपके जैसा कहना है कि ये एक तरह से होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा दलितों से प्रेम करता है, किसको ज्यादा दलितों के मुद्दों की परवाह है, किसको ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़ों के मुद्दों की परवाह है। तो मैं बार बार ये दोहराती हूँ पराग जी कि इन लोगों की नीयत को अगर देखना है तो नीयत देखने के लिए उनकी सरकार कैसे काम करती थी। देखो, जब कोई भी व्यक्ति, जब उसके पास पावर ना हो तो वो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ज्ञान की बातें करेंगे,
लेकिन जब ज्ञान हो जब उसके पास पावर हो तब वो ज्ञान की बातें नहीं करता, वो काम करता है। वो काम क्या करता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हम देखते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाती थी। वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी भी अम्बेडकर जयंती मनाते थे, वीपी सिंह भी अम्बेडकर जयंती मनाते थे। और उस समय कल्याण सिंह जो कि भाजपा से टूटकर अलग हुए थे, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाते थे। मतलब बाबा साहब को से किसको ज्यादा लगाव है और कौन ज्यादा बाबा साहब की इज्जत करता है, कौन ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता है, ये एक और लगभग 1999-2000 के आसपास देखने को मिली, 2001 में देखने को मिली थी। आज के तारीख में ये ओढ़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं उनकी बात कौन करेगा, और जो जितने ज्यादा ताकत से बात करेगा उसे उतना अच्छा फल मिलेगा। ये आज के तारीख में डिसाइड हुआ है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों के तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले SC ST OBC को लेकर लगातार मुद्दे छेड़े जा रहे हैं और उस पे बहस भी हो रही है। तो ये इसका कारण यह है कि यह एक अम्बेडकरवाद वर्सेस एक और अम्बेडकरवाद बताने की कोशिश कर रही जो इनकी नजरिए से है। एक अम्बेडकरवाद फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है, और एक विचारधारा एक अम्बेडकरवाद जो है वो कांग्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अम्बेडकरवाद को भाजपा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात की ओर है कि कौन सबसे अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को या फिर अम्बेडकरवाद को इलेबोरेट कर सकता है। और इसके पीछे का मकसद यह है कि इससे उसको फल भी चाहिए, बिना फल के लिए नहीं कर रहे हैं सभी लोग। जो अम्बेडकरवादी बनने का या फिर अम्बेडकर को चाहने वाले लोगों के हितैषी बनने की जो ओढ़ हो रही है, ये महज इसलिए नहीं कि इनके दिल में बदलाव आ गया, ये परिवर्तन हो गया और फिर ये आज अध्यात्म की राह पर है, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म की राह पर नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं और ये चाहते हैं कि इसका फायदा उनको राजनीति में मिले। प्रयाग जी बिल्कुल। तमाम जो चीजें हम लगातार आपसे जान रहे, कुछ वाकई है और वाकई काफी कुछ कहते हैं। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के पाले से दलित प्रधानमंत्री की जो कहने की शुरुआती दौर से आवाज उठी, उम्मीद थी कि भागीदारी को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जरिए जो है वो दलित को ही अपना जो है विपक्ष दल का जो नेता के तौर पर किसी का चेहरा सामने आएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का चेहरा देखने को मिलता है। जो बात कहते हैं अखिलेश यादव की जाति आपने कैसे पूछ ली, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे इनको जो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है, ये जो बात कहीं ना कहीं पीडीए की लगातार हो रही है, लेकिन पीडीए के आधार पर जो सवर्णों को या फिर देश के 15% लोगों को जो भागीदारी दी जा रही है, बात करेंगे कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी की, ये क्या कुछ कहता है, या फिर ये साफ साफ कहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी माइक ऑन करिए। जिस प्रकार से ये इसके पहले भी जैसे बताया कि ये फल चखना चाहते हैं, ये कुछ ना कुछ फायदा चाहते हैं, इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ वहां से आउटपुट मिले ताकि इनका फायदा हो। लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी को हम देखते हैं, जब समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में होती है उसके सुर अलग होते हैं, जब चुनावी मैदान से बाहर होती है समाजवादी पार्टी उसके सुर अलग होते हैं, जब समाजवादी पार्टी सरकार में होती है उसके सुर अलग होते हैं, और जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में होती है तो उसके सुर अलग होते हैं। आज के तारीख में सबसे पहला उदाहरण राज्यसभा का,
कांग्रेस का भी राज्यसभा का हम इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस ने भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को राज्यसभा में भेजा, इसका सवाल का जवाब अगर मिल जाए शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो समझ में आएगा, क्योंकि राज्यसभा में रिजर्वेशन से नहीं भेजा जाता। राज्यसभा में नॉमिनेट करना है, अपनी मर्जी से भेजा जाता है। वो किसको भेजेंगे वो डिसाइड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इसका चयन जो पार्टी के सुप्रीमो है वो करते हैं। तो राज्यसभा में जब भेजने की बारी आई तो कांग्रेस ने भी दलितों को अंगूठा दिखाया। जब समाजवादी पार्टी को का नंबर आया तो उन्होंने भी आलोक रंजन और जया बच्चन को भेजा और एक दलित को भेजा। तो ये वो भी जब समाजवादी पार्टी के को घेरना शुरू हुआ, जब समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए, तमाम उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनको घेरा, उन्हीं के मित्र पक्षों ने घेरा, तब जाकर उनको फैसला बदलना पड़ा और राज्यसभा में उन्होंने सवर्णों को भेजा। वहीं जब विधानसभा के अब नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तो कांग्रेस की पहले बात करते हैं। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे चुनाव लड़ा, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के नाम पर वोट मांगा, लेकिन जब प्रतिपक्ष का नेता बनाना था तो सोनिया गांधी को बनाए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी हूबहू वही रवैया है। समाजवादी पार्टी ने भी अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जब बनाना था तो उस समय उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया। तो मतलब यहाँ अखिलेश यादव बात सामाजिक न्याय की करते हैं, बीपी सिंह के विचारों की करते हैं, फिर कभी लोहिया के विचारों की करते हैं, लेकिन जब उनके पास अधिकार होते हैं कुछ देने के तो वो देते किसे हैं। ये बहुत बड़ा ये बहुत विचार करने वाली बात है कि जब उनको देने का मौका आता है, मौका देने का जब बारी आती है तो वो किसे मौका देते हैं, वो सवर्णों को मौका देते हैं, पूंजीपतियों को मौका देते हैं और वहां दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को, और पिछड़ों के साथ अति पिछड़े भी हैं समाजवादी पार्टी के वोटर्स, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से चाहे कांग्रेस का हो चेहरा या समाजवादी पार्टी का हो, ये सरकार में जब थे तब तो इन्होंने नाम बदले, जब सरकार में थी समाजवादी पार्टी तो नाम बदले, जब कांग्रेस सरकार में थी इन्होंने बैकलॉग नहीं भरा, जब कांग्रेस सरकार में थी उन्होंने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई और इन्होंने इस देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अवेलेबल ही नहीं है। ये बड़ा काम किया और ऐसा करके उन्होंने बैकलॉग को नहीं भरा, लोगों को अवेलेबल, वो बताते थे कि कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही हाल है। जब वो सरकार में थे तो ये विरोध करते थे, फुले शाहू बाबा साहब के नाम पर बने स्मारकों का विरोध करते थे, नाम पर बने जो नए जिले बसपा ने बनाई थी वो तमाम सारे जिलों के नाम इन्होंने बदले, जो सारी योजनाएं चलती थी वो सारी योजनाओं के नाम बदले, विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, कॉलेजों के नाम बदले, अस्पतालों के नाम बदले, स्टेडियम के नाम बदले। तो इससे ये समझ आता है कि जब तुम्हारे पास पावर होता है तो पावर का हमेशा दलितों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और ये माता प्रसाद पांडे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पराग जी जी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो इस वक्त की सबसे बड़ी मांग थी कि लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर, इन तीनों के जो वीडियो वायरल है इसके पीछे की क्या वास्तविकता है। पूरी की पूरी चर्चा के दौरान हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये अपने आप को सबसे बड़ा बहुजन हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आखिर सच्चाई क्या है, समझ में यही आया है और सारांश आपको इस बात को लेकर बखूबी समझ चुके होंगे अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही दलित आदिवासी विरोधी रही है। कांग्रेस इस बात को फिर एक बार कोशिश करना चाहती है कि जो जनाधार उनसे एक समय के आधार पर उनसे जो छटक चुका था वो कहने के दलित आदिवासी पिछड़ों के जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर फिर एक बार अपने पाले से जोड़ा जाए। जब जब भी चुनाव आता है
इस देश के अंदर कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को हमेशा से ही संसद के अंदर या संसद के बाहर उठाने का काम करती है और देश में वही हालात अभी जारी है। और जिस तरीके से आरक्षण के बिल को फाड़ने से लेकर तो तमाम भारतीय संविधान के विरुद्ध जो गतिविधियां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चली, आज वो मंडल आयोग की बात कहने की करते हुए नजर आ रहे। मतलब कि जो बहुजन राजनीति की पिच पर 2024 में खेलने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है, अब आने वाले 2027 और साथ ही साथ विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये तमाम इन्हीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बातें कही जा रही है। साफ साफ ये साबित होता है। आज की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए स्नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों ने कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते इसी प्रकार की नई चर्चा में नई विषय के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।